Today we are going to discuss a new topic, that is puberty. Puberty. How we can define the puberty? Puberty is development of secondary sexual characteristics. ओके, तो हम ओबीजी में पढ़ रहे हैं, तो ओबीजी में हमें फीमेल्स का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है? द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूं और 4 ऑप्शन दूं: एड्रीनार्के, प्यूबिकार्के, थैलार्के, या फिर मेनार्के। तो आप इसमें फर्स्ट साइन कौन सा लगाओगे? ए, बी, सी और डी। मेनार्के, थैलार्के, प्यूबिकार्के और एडिनार्के, कौन सा लगाओगे आप साइन इसमें? आप इसमें लगाओगे एडिनार्के? नहीं, हाँ मेनार्के। क्या लगाओगे आप? मेनार्के। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, ठीक है। तो सबसे पहला साइन कौन सा होता है, सबसे लास्ट साइन कौन सा होता है, वो देखते हैं। देखिए, मेल्स में तो गोनाडार्के होता है, ठीक है। गोनाडार्के होता है मतलब उसके स्कॉटम का डेवलपमेंट या लार्ज साइज हो जाना। फीमेल में जो सबसे पहला साइन होता है प्यूबर्टी का, वो सबसे पहला साइन होता है आपका थैलार्के। थैलार्की का मतलब क्या है? थैलार्की का मतलब है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। इनलार्जमेंट इज अ कंडीशन और वी कैन से अबनॉर्मलिटी, लेकिन यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ब्रेस्ट का डेवलप होना, नॉट इनलार्जमेंट। क्लियर है? तो बहुत लोग थैलार्के पूछे तो इनलार्जमेंट बताते हैं ब्रेस्ट का, लेकिन क्या है वहाँ पे? डेवलपमेंट है। अगर इनलार्जमेंट, द वर्ड इनलार्जमेंट मीन्स टू abnormality, but there is no abnormality, so that is थैलार्के, breast development। दूसरा होता है एड्रीनार्के। एड्रीनार्के is a development of axial hair. What? Development of axial hair is a second sign of the puberty. Okay. The third one is a pubic hair का development. And the fourth one is increase in height. हाइट में इंक्रीज होना, यहाँ पे लेंथ बढ़ने लग जाती है तो वो आती है। और लास्ट साइन होता है जिसको आप फर्स्ट सोच रहे थे, वो होता है मेनार्के। मेनार्के इज़ द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। मतलब ये तो आ ही गई है, मतलब अब प्यूबर्टी तो हो ही गई है, लेकिन स्टार्ट हो जाती है कहाँ से? थैलार्के से। तो फर्स्ट वन इज थैलार्के, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एड्रीनार्के, एक्सियल हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिकार्के, pubic hair development and increase in height, और मेनार्के is the last condition। clear? ठीक है। The next one, age of puberty. The age of puberty in boys is 12 to 16 for male। clear? And for female or girls is it is 10 to 16। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर हो गया? 10 से 16 ईयर में क्या होती है आपकी प्यूबर्टी? फीमेल्स में देखने को मिलती है हमें, गर्ल्स में। क्लियर हो गया आपका? ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उससे पहले हमें प्यूबिकार्के पढ़ना है। तो प्यूबिकार्के में हम अगला क्या पढ़ लेते हैं? टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो प्यूबिकार्के, प्यूबर्टी के 2 टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं, सॉरी अबनॉर्मलिटी होती है 2। एक तो बोलते हैं हम प्रीकॉइशियस और एक होती है पोस्टकॉइशियस। प्रीकॉइशियस एंड पोस्टकॉइशियस। प्रीकॉइशियस मीन्स हमने बताया था 10 to 16 ईयर एज, ये क्या थी हमारी प्यूबर्टी की एज थी। तो प्रीकॉइशियस मतलब क्या होता है आपका? अगर जो भी प्यूबर्टी के साइन हैं वो बिफोर 10 ईयर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बिफोर 10 ईयर। ठीक है। और पोस्टकॉइशियस मतलब
आफ्टर 10 ईयर। क्लियर हो गया? सॉरी, आफ्टर 16 ईयर। 16 ईयर के बाद अगर आ रहे हैं तो दैट इज़ पोस्ट कॉइशियस, और प्री कॉइशियस मतलब बिफोर 10 ईयर। क्लियर हो गया इतना? ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब प्री कॉइशियस होता है, लेकिन प्री कॉइशियस होता किसकी वजह से है? प्री कॉइशियस कैसे होता है मतलब, ठीक है, इसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है? तो फर्स्ट इसमें देखने को मिलती है हमें क्या? आइसोसेक्सुअलिटी। दूसरी मिलती है हेट्रोसेक्सुअलिटी। ठीक है, आइसो और हेट्रो वर्ड याद रख लीजिए, सेक्सुअलिटी ना भी लगाएं तो चलेगा। अब इनका मतलब क्या है? हमने बोला प्री कॉइशियस में क्या हो रहा है आपका? प्री कॉइशियस में बिफोर 10 ईयर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइसो का मतलब क्या है यहाँ पे? आइसो का मतलब यहाँ पे है कि उसमें जो सेम हार्मोन है वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कौन सा होता है फीमेल में? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो आइसो में आएगा और हेट्रो में आएगा। हेट्रो कौन सा मतलब? अपोजिट जेंडर का जो हार्मोन है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन फीमेल्स में ही होता है, और ऐसा भी नहीं है कि एंड्रोजन केवल मेल में ही होता है। ये दोनों फीमेल में भी होते हैं, मेल में भी होते हैं, लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एंड्रोजन, और मेल में एंड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एस्ट्रोजन। होते दोनों में है, पहले ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए अपने दिमाग में। अब होता क्या? बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन का बढ़ना आइसोसेक्सुअलिटी या आइसोप्रिकॉइशियस हम कह सकते हैं इसको। आइसोप्रिकॉइशियस में आता है, और हेट्रोप्रिकॉइशियस में क्या आता है? एंड्रोजन का बढ़ना। एंड्रोजन बढ़ने से अब क्या हो सकता है? क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? जब एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसमें आपको क्या क्या साइन हो सकते हैं उसको? एंड्रोजन बढ़ने से एक कंडीशन हो सकती है क्या? एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक कंडीशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी फीमेल में हार्मोनल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, एंड्रोजन वगैरह बढ़ रहा है या एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ रहा है, तो कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है? क्लियर है? तो एंड्रोज क्या क्या देखने को मिलता है हमें? ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब पीसीओडी देखने को मिलता है हमें इस केस में, ठीक है। प्री कॉइशियस में हमें पीसीओडी देखने को मिलता है। उसमें क्या देखने को मिलता है? पीसीओडी के साइन अगर की हम बात करें, पीसीओडी या पीसीओएस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, MPCHO के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था। तो इसका उन्होंने जो भी माना था आंसर, लेकिन इसका सही आंसर, उसका आंसर क्या था कि अगर आपके हार्मोनल ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको, तो एक कौन सी कंडीशन है? क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी वहाँ पे? एक तो सबसे पहला तो था अनओवुलेशन। तो पीसीओडी में पहला क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टेरिलिटी, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। दूसरा, इसमें क्लाइंट कैसा हो जाएगा हमारा? ओबीज हो जाएगा, ठीक है, ओबीज हो जाएगा। थर्ड वन क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें सबसे पहले आपका स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, ओबीज देखने को मिलेगा, और हिर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हिर्सुटिज्म क्या होता है? अनओवुलेशन का मतलब स्टेरिलिटी तो समझ गए आप, ओबीज का मतलब भी समझ गए। हिर्सुटिज्म में क्या देखने को मिलता है हमें? जो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर है? और बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है जो मेल्स में देखने को मिलती हैं, आवाज़ का भारी होना और मेल के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आना। क्लियर है? और तो ये हमारा देखने को मिलता है। प्यूबर्टी अगर जल्दी आ गई या प्यूबर्टी में जो भी हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ गए, तो ये देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। ये तो थी हमारी प्यूबर्टी की बात। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज की। रिप्रोडक्टिव एज, किस एज को रिप्रोडक्टिव बोला जाता है? मतलब जिसमें फीमेल कंसीव कर सकती है। तो रिप्रोडक्टिव जो एज होती है, स्टार्ट होती है 15 से लेके 45 तक मानी जाती है। कहाँ तक? 15 से लेके 45 ईयर तक। तो कितने ईयर हो गए? 30 ईयर। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव एज 15 से लेके 45 ईयर तक मानी जाती है, जिसको कितना अगर टोटल काउंट करें तो
30 ईयर। अगर आपको कोई पूछे कि टोटल रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है तो आप बोल सकते हो 30 ईयर। क्लियर है? 15 से लेके 45 तक। अब क्या होता है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज़ में रिपीट होती है? 28 डेज़ में। 1 ईयर में कितने मेंसेस देखने को मिलते हैं? जनरली 13। क्लियर हो गया इतना? तो हमारे रिप्रोडक्टिव एज में टोटल मेंसेस कितने देखने को मिलेंगे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। पहला आता है 1 ईयर में कितने देखने को मिलते हैं, फिर आता है कि टोटल रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब समझ गए? 30 साल में कितने देखने को मिलते हैं? 400 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फीमेल में चलती है। क्लियर हो गया इतना? तो रिप्रोडक्टिव एज हो गई हमारी 30 ईयर, रिप्रोडक्टिव एज में टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई 400। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल चलने के लिए क्या होता है। सबसे पहले बनते हैं जर्म सेल। क्या बनते हैं? जर्म सेल। जर्म सेल से बनते हैं ऊगोनिया, ऊगोनिया से बनते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब बहुत ही ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या देखना है। अब ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte बन जाते हैं कब? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में। कब बन जाते हैं? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में। मतलब एक जो बेबी है वो 20 वीक की है, मदर की वॉर्म में, फीमेल बेबी, उसके अंदर क्या बन जाते हैं? प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। एक्चुअली प्राइमरी oocytes लॉन्ग टाइम कंडीशन है। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, अभी हम पहले इनका नंबर पढ़ लेते हैं। प्राइमरी oocyte बनते हैं ऊगोनियम से। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है बताएंगे। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में कितने प्राइमरी oocyte देखने को मिलते हैं फीमेल में, या कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7 मिलियन। कितने होते हैं? 7 मिलियन। दूसरा, अब एट बर्थ कितने देखने को मिलते हैं? अब ये कम होते जाते हैं। एट बर्थ जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं 2 मिलियन। क्लियर है? प्यूबर्टी आते आते, प्यूबर्टी तक आते आते इनका अमाउंट हो जाता है 4 लाख। कितना हो जाता है? 4 लाख। और मेंसेस ख़त्म होने तक, मतलब मेंसेस के टाइम पे, मेंसेस तक इनका अमाउंट 10,000 से भी कम रह जाता है। क्लियर है? अब ये चीज़ दोबारा बता रहा हूँ मैं एक बार। मैंने ये कहा कि प्राइमरी oocyte एक कंडीशन होती है जो डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, क्योंकि हमें पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं मदर में, फादर में कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वो 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर मैंने दूसरी बात ये बोली, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में फीमेल में 7 मिलियन प्राइमरी oocytes बनते हैं। एट बर्थ तक वो 2 मिलियन हो जाते हैं, प्यूबर्टी तक 4 लाख हो जाते हैं, और मेंसेस आने तक वो 10,000 से कम रह जाते हैं। मतलब मेंसेस स्टार्ट हो गए। मतलब मेंसेस क्या है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यही, आप एग्जाम में क्या गलती करते हैं, एग्जामिनर आपको दोबारा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। वाइवा में क्या करते हैं, आपको पूछा जाता है मेनोपॉज क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या मतलब है? ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर मंथ हो जाती है या पूरे मंथ चलती रहती है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो अगली हम बात कर रहे थे, बन गए थे हमारे 10,000। अब होता क्या है, अब हमने तो कहा कि 2n है, ठीक है, डिप्लॉयड है, और 46 है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 46 के 46 मदर क्रोमोसोम से आए, ठीक है, मदर से आए। तो क्या होता है देखिए, प्राइमरी oocytes में हमने बोला कि 46 आते हैं। कितने आते हैं? 46। अब ये प्राइमरी oocyte लॉन्ग टर्म कंडीशन है। मतलब सपोज ये समझ लो, ये ओवरी, ये हमारा ओवेरियन ट्यूब है जो भी है, इसके अंदर बन के तैयार हो गए हमारे इतने सारे। इसमें सारे कौन सी स्टेज में पड़े रहते हैं? प्राइमरी oocyte की कंडीशन में बने रहते हैं। ये oocyte कब बन जाते हैं? प्राइमरी oocyte 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है तो क्या करते हैं, ये मिच्योर, मतलब इन सब की रेस लगती है आपस में, ठीक है। मतलब टोटल तो हमारे इतने लाखों में से केवल 400 ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हमारी पूरी लाइफ टाइम में कितने oocytes काम पार्टिसिपेट कर पाते हैं? 400। तो वो 400 कौन से होंगे? तो सब में एक दौड़ लगी रहती है, मतलब सब में एक कॉम्पिटिशन होता है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा
मिच्योर होता है, सबसे ज़्यादा मिच्योरिटी केवल एक ही की होगी। तो ये लाखों करोड़ों पड़े हुए जो भी हैं, इनमें से एक क्या होता है, जिसकी किस्मत सही होती है वो क्या होता है, मिच्योर होने आ जाता है। मिच्योर कब होता है? मिच्योर कब होता है? जब ये प्राइमरी oocyte किससे कवर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से। अभी ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है अभी, फॉलिकल्स। अब क्या बन जाता है, इसके बाहर से कोटिंग बन जाती है। ये कोटिंग के बनने का मतलब है कि ये क्या हो गई है, मिच्योर हो गई है, ठीक है। ये मिच्योर होने के बाद ही पार्टिसिपेट करने आती है बाहर। क्लियर है? ये बन गई प्राइमरी oocyte हमारी, जो कि 2n है। अब क्या होता है, किसकी वजह से ये मिच्योरेशन किसकी वजह से हुआ? बहुत सारे oocytes थे, लेकिन एक ही oocyte मिच्योर क्यों हुआ, मतलब इसको मिच्योर किसने किया, कैसे हुआ? तो उसके लिए आपका आंसर है FSH। ये फॉलिकल्स हैं सारे, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है FSH। तो FSH जैसे इनको मिलता है, क्लियर है, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH मिला तो इसने क्या कर लिया, कोटिंग बना ली अपनी। कोटिंग बनाने के बाद ये क्या करता है, प्राइमरी oocyte जैसे ही क्या करता है, अब इससे भी ये क्यों लगा रहता है, ग्राफियन फॉलिकल क्यों लगता है इसको मिच्योर करने के लिए। अब ये हो गया मिच्योर और ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है अलग। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये है आपका प्राइमरी oocyte। तो जब ये अलग होता है तो इसके साथ एक और चीज़ बनती है, आपने सुना होगा, प्राइमरी oocyte जब रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल से तो उसके साथ एक और चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी। सुना है आपने, प्राइमरी पोलर बॉडी। क्लियर हो गया इतना? अब ये पोलर बॉडी का तो काम है नहीं, किसका काम है, प्राइमरी oocyte का। तो दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। ये प्राइमरी oocyte क्या करता है फिर, ये प्राइमरी oocyte अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करता है, सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मतलब क्या बनता है, ये सेकेंडरी oocyte बनता है। तो सेकेंडरी oocyte बनता है और उस टाइम पे भी दूसरा एक बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte से दो चीज़ें बनी, सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है ये NN में डिवाइड। क्लियर हो गया? मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में 23 आ जाते हैं और यही 23 बनाते हैं हमारे नेक्स्ट के क्रोमोसोम। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने बोला बहुत सारे लाखों करोड़ों रहते हैं, तो प्यूबर्टी के टाइम पे कितने हैं, 4 लाख हैं। तो 4 लाख के प्रिपेयर है, प्राइमरी oocyte बन के रेडी हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है मेनोपॉज तक ये प्राइमरी oocyte ही रहेंगे। केवल इनमें से एक ही मिच्योर होगा हर साइकिल में, ठीक है। और टोटल केवल 400 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जर्नी में, ठीक है। तो उसमें से क्या बना, जैसे ही FSH मिलता है एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक फॉलिकल क्या करता है, वो स्टिमुलेट होता है, वो अपने को मैच्योर करता है, ग्राफियन फॉलिकल उसके चारों साइड से लग जाती है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही ओवुलेशन होता है, अभी ओवुलेशन नहीं हुआ, मैच्योरेशन हो रहा है। ओवुलेशन होते ही ये बाहर आ जाता है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। और ग्राफियन फॉलिकल कहाँ रह जाता है, ओवरी के अंदर ही रह जाता है। तो जब जैसे ये बाहर आता है तो ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक तो प्राइमरी पोलर बॉडी और एक दूसरा क्या, प्राइमरी oocyte। ये क्या करते हैं, फर्दर जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डिजेनरेट हो जाएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करेंगे, ये सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाते हैं। तो सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, आपको पता है, ठीक है, जिसमें कि N नंबर आता है, ठीक है। मतलब ये हैप्लॉइड हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? वैसे डिप्लॉइड इसीलिए बोला जाता है ह्यूमन को, क्योंकि यहाँ से तो डिप्लॉइड ही आता है, लेकिन डिवाइड होते होते क्या हो जाता है, ये हैप्लॉइड हो जाता है। अगर डिप्लॉइड हो गया तो एक ही के कैरेक्टरिस्टिक आ पाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है जनरल, ये था हमारा थोड़ा सा जनरल इसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला तो होता है FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इन सब का काम क्या है, बस ये पढ़ना है। FSH का काम पता है हमको क्या होता है, फॉलिकल्स को मैच्योर करना या डेवलपमेंट कह सकते हो आप। LH का काम क्या है, LH का काम क्या है, LH का काम होता है रप्चर करना। जो ग्राफियन फॉलिकल ये मैच्योर कर दे, FSH जैसे ही मैच्योर कर देता है
वैसे ही क्या होता है, FSH का लेवल कम हो जाता है और LH का लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, LH क्या करता है, रप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल्स को, जिससे कि जो प्राइमरी oocyte बना है अंदर मिच्योर हुआ है वो बाहर आ पाए, ओवुलेट कर पाए। ठीक है, LH का अमाउंट कब बढ़ता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है तब बढ़ता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का मतलब क्या है, एस्ट्रोजन करता है नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। नंबर ऑफ सेल्स को कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन। किसकी, एंडोमेट्रियम की। बढ़ानी पड़ती है ना, तो वहाँ की जो सेल्स के नंबर बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरप्लेशिया करने का काम करता है एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये तो आपको पता है, ब्लड सप्लाई वगैरह देता है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे होता है हाइपरट्रॉफी, सेल का साइज बढ़ता है। क्लियर है, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो रही है हाइपरट्रॉफी। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे लास्ट में काम करता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है और कोई भी सेल डेड होती है, मतलब जैसे कहीं पे ब्लड सप्लाई पहुंचनी बंद हो गई तो वहाँ से क्या सीक्रेट होने लग जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स थी वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कम चले जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने वाला होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन अगर कम सीक्रेट होता है तो क्या होता है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। तो सेल की जैसे ही डेथ होती है तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने की वजह से और सेल डेथ होने की वजह से वो डिटैच हो जाती है। नेक्रोसिस के बाद क्या करती है, सेलें आपस में चिपक के नहीं रह पाती, मतलब ये दूर दूर हो जाती हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग तो हो जाता है लेकिन अब बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करती हैं, करती नहीं है एक्चुअली, ये ब्रेन में मैसेज भेजती हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को बोलती है कि भैया एंडोमेट्रियम डिटैच होने वाली है, अब आप इसको बाहर निकालने के लिए कुछ हमारी हेल्प करो। तो वहाँ से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोल के क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करवाता है। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है। तो ये क्या करता है, आपके जो यूट्रस है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, और जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका जो भी मटेरियल है वो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मटेरियल है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो हमारे ये हार्मोन मेनली काम में आते हैं इतने, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम केवल पहले पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस किस का रोल हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आता है, हमने बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो कैसा ब्लड होता है, पहला होता है। क्या उसको दोबारा से इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा ब्लड होता है, वेस्ट ब्लड होता है। इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो क्या रहेगी, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ रहेंगे, जो एंडोमेट्रियम सेपरेट हुई है। क्लियर है। दूसरा क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कुछ रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड वन क्या रहेगा इसके अंदर, थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बड़ा था, तो जैसे ही सारी चीज़ें बाहर आती हैं तो वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी देखने को मिलता है, और कुछ देखने को मिलता है इसमें म्यूकस। क्लियर है। और जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड आता है वो कैसे आता है, जैसे सपोज ये एंडोमेट्रियल लेयर थी, मैंने बोला था यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये दोनों लेयर इस पर चिपकी रहती हैं। अब सपोज ये लेयर निकल गई तो कुछ देर के लिए क्या होता है, ये तो ओपन है ना, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। क्लियर है। तो ये थोड़ी बहुत जो बची हुई, क्योंकि यहाँ पे ये तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बची हुई ब्लीडिंग भी तो रहती है, तो बची हुई कंसील्ड ब्लीडिंग आ रही है। कौन सी ब्लीडिंग आ रही है, कंसील्ड। तो कंसील्ड ब्लीडिंग कैसी होती है, हमेशा डार्क रेड होती है। कैसी होती है, डार्क रेड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको डार्क रेड कलर की ब्लीड देखने को मिलती है। ये सारे पॉइंट एक एक चीज़ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ब्लड आता है, तो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, सॉरी मेंस्ट्रुएशन में जो जो चीज़ें एक्सपेल आउट होती हैं वो ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा हमारा नेक्स्ट
उसमें जिसमें हम पढ़ेंगे 2 चेंजेस होंगे, एक यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होगा और ओवरी में चेंजेस क्या क्या होंगे। क्लियर है? सो क्लास डिसमिस।